नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 26 जून 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहले तो ये कि मैं आज 2 दिन का स्किप करके वीडियो बना रहा हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं कि ये जो 2 दिन का मैं वीडियो नहीं बनाया हूँ, दैट इज़ फ्राइडे सैटरडे, मैं उसका वीडियो बनाऊँगा नहीं। मैं उसका वीडियो बनाऊँगा, ज़रूर बनाऊँगा। इनफैक्ट उसमें से एक आज ट्राई करूँगा मैं अपलोड करने का। ये तो अपलोड कर ही रहा हूँ आज का, और अगर होगा तो कल दूसरा वाला ट्राई कर लूँगा। इनफैक्ट आज दोनों ही ट्राई करूँगा, बट अगर नहीं होगा तो कल अपलोड कर दूँगा दूसरा। सेकंड चीज़ ये दोस्तों कि इकोनॉमिक टाइम्स का जो एनालिसिस मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये हर डे रेलेवेंट रहता है। अगर आपने कोई डे मिस कर दिया है या मैंने अगर कोई वीडियो देर से अपलोड किया या एक दिन बाद अपलोड किया, तो आप ऐसा नहीं कि वो वीडियो को स्किप कर जाओगे। आपको वीडियो देखना आपकी ड्यूटी है, क्योंकि देखिए दोस्तों, न्यूज़ कभी भी इरेलेवेंट नहीं हो जाते हैं। और आपको भी पता है कि अगर कोई एकदम से आज का न्यूज़ कल वापस से कोई चीज़ रिपीट हो जाता है या विदाउट एनी अपडेट या छोटा सा अपडेट के साथ, तो मैं उसे रिपीट नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे पास और भी बाकी न्यूज़ रहते हैं कवर करने के लिए। तो न्यूज़ हर डे के इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप हर डे का न्यूज़ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुनिए। दोस्तों देखिए, आधे घंटे का न्यूज़ रहता है, आप ये खाना खाते खाते या कुछ अपना कुछ और काम करते करते भी आप ये वीडियो देख सकते हो। तो आपको बस ये करना है कि ऑडियो ऑन करना है अपना और सुनना है। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई वीडियो को आप स्किप करोगे अगर वीडियो लाने में भी देरी हो रही तो। और दोस्तों, मेरे को कमेंट में मिला था कि एक्चुअली मैं आपको पूछता तो रहता हूँ कि क्या करते हो आप, क्या नहीं करते हो, बट मैंने अपने बारे में आज तक नहीं बताया। मैं क्वालिफाइड सीए हूँ और मैंने सीएफए भी कर रखा है, तीनों लेवल्स। मैं फ़िलहाल एक कंपनी में काम करता हूँ, उनका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डोमेन में काम करता हूँ। और उससे रिलेटेड अब ये तीनों चीज़ें से रिलेटेड कि भाई आपको सीए के करियर में क्या हेल्प चाहिए, या अगर सीएफए के करियर में कोई हेल्प चाहिए तो, या आपको अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पिवट करना है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको जितना हेल्प कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़। तो पहला एक छोटा सा न्यूज़ है, ग्रोइंग वेरिएबल्स प्रोडक्शन इन इंडिया ब्लीड्स चाइना यूनिट्स। एक्चुअली देखिए, वेरिएबल्स मतलब वो जो वॉचेस वगैरह नहीं होते, स्मार्ट वॉचेस या बैंड वगैरह, वो सब के बारे में कह रहा है कि 8,000 करोड़ का वेरिएबल्स मैन्युफैक्चर हुआ था FY23 में। और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है इससे 75% इनका मार्केट शेयर ऑलरेडी कैप्चर करके बैठ चुके हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, 50% जो है देयर वॉज अ फॉल इन चाइनाज ऑर्डर बुक्स। और डिपेंडेंसी देखिए अभी चाइना पे ख़त्म नहीं हुआ है हमारा डिपेंडेंसी। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रांड है वो मैक्सिमम पार्ट्स चाइना से आज के रेट में भी इंपोर्ट कर रहा है। भले ही हमारा जो कंट्रीब्यूशन है लोकल आउटपुट का वो 80% तक जा सकता है 2023 एंड में, बट अभी भी हमारा डिपेंडेंस जो है चाइना के ऊपर काफ़ी है। तो उस चीज़ को कम करना है। जैसे होता है ना कि जो हम ड्रग्स भी मैन्युफैक्चर करते हैं उसे मैक्सिमम हम मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में, बट एपीआईज के लिए हम 95% चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही ये इसमें भी है कि भाई पार्ट्स हम ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, बट हाँ अब ये है कि हम प्रोडक्शन और लोकल कंपनीज का शेयर बढ़ते जा रहा है, तो वो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों, सेबी लाइकली टू क्लियर स्ट्रिक्टर एमएफ कोड फॉर कंडक्ट फ्री रेजी। देखिए क्या हो रहा है कि सेबी जो है कह रहा है कि म्यूचुअल फंड के जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है पहले तो उसको कंसोलिडेट करने की बात कर रहा है। एज इन जितने भी जो टैक्सेस आपके जीएसटी, एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, वो कह रहा है कि सेबी आप टोटल को कंबाइन कर दो टोटल एक्सपेंस रेशियो में, और फिर वो एक्सपेंस रेशियो को सेबी कहता है कि हमें एक पर्टिकुलर परसेंटेज पे फिक्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड अभी कोई कोई म्यूचुअल फंड काफ़ी एक्सेसिव एक चार्ज थ्रो कर रही है इन्वेस्टर्स के ऊपर। तो इससे क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं हो रहा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड ऑब्वियसली इस चीज़ का अपोज करेगा क्योंकि उनका उससे मार्जिन गिर रहा है। वो कह रहे हैं कि भाई कई सारे म्यूचुअल फंड ये सब चीज़ें हर्ट हो सकते हैं, स्पेशली जब आर्बिट्राज फंड की बात करें तो वो सब ज़्यादा हर्ट हो सकती है। आर्बिट्राज फंड मतलब दोस्तों जैसे कि वो म्यूचुअल फंड जो कि आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ में हेल्प करती है, मतलब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करने में हेल्प करती है। आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है? विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप एक कंपनी का शेयर खरीदें, और कैसे खरीदें? आप कोई दूसरा कंपनी मतलब उसी कंपनी का दूसरे मार्केट में शेयर को सेल किए, पैसा आया, इस मार्केट में बाय कर लिया। सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, बीएससी और एनईसी में टाटा मोटर्स का डिफरेंस है, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ बस मैं। आपने टाटा मोटर्स को सेल कर दिया इसमें, किसमें? बीएससी में। आपको पैसा मिल गया क्योंकि किसी ने बाय किया होगा तो आपको पैसा देगा। आपने 505 रुपये में सेल कर दिया था। अब आपको जो ये
अमाउंट है ये एनएससी में आपको मान लीजिए 400 रुपये का मिल रहा है, 420 रुपये का मिल रहा है। तो ये जो कितना 85 रुपीज़ हुआ ना, ये आपका आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी हो गया, क्योंकि आपने सेल करते टाइम में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आपने बाय करते टाइम में वही पैसा को लगा दिया, और इनफैक्ट आपका बाय सेल पोजीशन भी सेट ऑफ हो गया। तो इसमें ना रिस्क इन्वॉल्व हुआ, ना आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ, और गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट हुआ। तो इसको कहते हैं आर्बिट्राज। मेरा बेसिकली यही मतलब था, आर्बिट्राज को समझाना था, इसलिए मैंने न्यूज़ को बेसिकली पिकअप किया। और बाकी तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट आप करते तो आपके लिए भी रेलिवेंट न्यूज़ है। फिर उसके बाद कट इनपुट टैरिफ फ़ोन कंपनीज। एक्चुअली देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है कि फ़ोन कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा इनपुट पे करना पड़ रहा है। फ़ोन जब वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो इनके इनपुट्स जो है बाहर से इंपोर्ट होते हैं, तो उनका ये कहना है कि आप इस इनपुट्स पे जो है टैक्सेस कम करो। इंडिया का जो इंपोर्ट है लास्ट ईयर वो लगभग 11.5 बिलियन पे गया था, और अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड का कितना है 100 बिलियन के आसपास। तो इंडिया का शेयर काफ़ी कम है कंपेयर टू इट्स चाइना, कंपेयर टू इट्स पीयर्स लाइक चाइना, वियतनाम। एक्चुअली इन लोगों का ये कहना है कि भाई चाइना वियतनाम में ना इतना इंपोर्ट ड्यूटी लगता नहीं है। तो चाइना और वियतनाम की जो जो कंट्रीज़ है वो लोग अच्छे सस्ते दाम में फ़ोन जो एक्सपोर्ट कर देते हैं, तो हमारा जो गुड्स है वो कंपेटिटिव नहीं रहता। उनका ये कहना है कि आप टैक्स रेट्स को थोड़ा रैशनलाइज करो, एज इन अभी जो आपके टैक्स रेट्स है वो कितने कितने हैं, अगर आप देखोगे तो 3-4 रेंज है, जैसे 2.5%, 5%, 10%, 15%, 20%। तो इनका ये कहना है कि आप उसको रैशनलाइज करके सिर्फ 3 में करते हो, 0%, 5%, 10%। उन लोग का और भी कहना है कि भाई आप जो ये 2.5% रखते हो और फिर एक स्लैब आप लगभग 15% के आसपास लेके गए हो, तो उनका ये कहना है काफ़ी डिस्प्यूट्स अराइज होता है इस सब चीज़ के कारण कि भाई वो कंपनी क्लेम करता है कि भाई ये मेरा गुड्स जो है 2.5 के कैटेगरी में आएगा, और गवर्नमेंट क्लेम करता है 15% कैटेगरी में। तो इससे काफ़ी डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। थोड़ा क्लियर करिए, थोड़ा उस चीज़ को रेट्स को कम करिए, ताकि हम ज़्यादा कंपेटिटिव बन पाए, ठीक है। और बस यही है दोस्तों न्यूज़ की, अगर हम ऐसा करते हैं तो आपको पता होगा कि WTO का पैनल में अपना एक अपील गया हुआ है, WTO अपीलेट पैनल में, जो कि इंडिया ने अपील किया किसके खिलाफ, यूरोप के खिलाफ, सॉरी EU के खिलाफ इंडिया ने अपील नहीं किया था। इंडिया ने तो अभी EU से उन लोगों ने म्यूचुअली सेट ऑफ करके वो कर लिया, मतलब म्यूचुअली एग्री कर लिया। इंडिया का जो अभी वो चल रहा है किसके खिलाफ, चाइना, ताइवान, जापान और US ने ये चीज़ का किया था, और EU ने इस चीज़ को अपोज किया था। तो ये 3 कंट्रीज EU, जापान और ताइवान ने इंडिया को WTO में घसीटा था। तो ये घसीटने के बाद क्या हुआ था कि भाई चाइना ने मैं चाइना क्यों बोल रहा हूँ, ताइवान ने और जापान ने इसको WTO अपीलेट ट्राइब्यूनल में भी अपील किया। और अब क्या है, अपीलेट ट्राइब्यूनल में कोई बॉडी है नहीं अपीलेट ट्राइब्यूनल में, तो अब इंडिया ये चीज़ कह रहा है कि भाई अपीलेट ट्राइब्यूनल में अब आ जाओ, क्योंकि कोई बॉडी तो अपॉइंटेड है नहीं, तो ये केस लॉन्ग खिंचता जाएगा। तो इन लोग कह रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ का सोल्यूशन इससे भी आ सकता है अगर आप खुद से इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दो अभी से। नेक्स्ट दोस्तों, ट्रैवल कंपनीज वांट TCS डेडलाइन टू बी एक्सटेंडेड। आपको पता होगा TCS का डेडलाइन अभी आने वाला है। अब आप जुलाई 1 से अगर कोई बुकिंग करते हो इंटरनेशनल ट्रिप, तो आपको 20% TCS जो है पे करना पड़ेगा। तो ट्रैवल कंपनीज कह रहे हैं कि भाई थोड़े से लूप होल्स है इस रेगुलेशन में, तो इसे कृपया एक्सटेंड करिए। लूप होल्स मैंने आपको एक डिस्कस भी किया आपके साथ पहले, जैसे कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में अगर आप 7.5 लाख रुपए तक का कोई अगर पैसा भेजते हो बाहर, तो उस पर TCS नहीं लगेगा। तो अब लूप होल्स इसमें सबसे बड़ा क्या है कि लोगों को अगर बुक कराना होगा ना इंटरनेशनल ट्रिप, तो वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के पास जाएगी, क्योंकि 7.5 लाख तक तो आपको वैसे भी एग्जाम्प्ट है। तो अगर मेरे को अपना TCS बचाना है, देखिए TCS वैसे तो बाद में आप रिक्लेम कर सकते हो अगर आपका टैक्स का अमाउंट नहीं है, बट अभी भरना फिर बाद में रिफंड क्लेम करना, तो लोगों को इस चीज़ का एक थोड़ा सा टीडियस टास्क लगता है। तो अब अगर आप कैसे कर सकते हो इसको, लूप होल क्या है कि अगर आप मान लो कोई फॉरेन का कोई ट्रैवलर एजेंट है XYZ, वो बैठा है US में, आप उसको 4 लाख तक का पैसा भेज दो कि भाई मेरे को ये 3-4 कंट्री का या 1-2 कंट्री का मुझे है ट्रिप बुक करना है, वो आपको ट्रिप बुक करके दे देगा, आपका इसमें TCS नहीं लगा, क्योंकि 7.5 लाख का तो एग्जाम्प्ट है LRS में। तो इसके कारण एक लूप होल। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स है इस लॉज में, तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा एक्सटेंशन करिए ताकि हम भी इस चीज़ को अच्छे से कंप्लाई कर पाए और लॉज भी थोड़ा रैशनलाइज हो। देखते गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सटेंड करती है क्या। नेक्स्ट दोस्तों, यूकेज LCH आइज अ स्लाइस ऑफ इंडियाज डेरिवेटिव पाई। देखिए यूके का जो मतलब लंदन बेस्ड जो LCH है, दैट इज़ लंदन बेस्ड क्लियरिंग हाउस ग्रुप, उनका ये एम है कि भाई वो इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट में थोड़ा सा घुसे और उसका एक शेयर ले ले। कैसे लेंगे वो, देखिए उनका ये कहना है कि RBI से जो है वो एक लाइसेंस लेंगे। RBI से लाइसेंस लेने के बाद क्या होगा, RBI उनको एज अ QCCP अपॉइंट करेगा, दैट इज़ क्वालिफाइड सेंट्रल काउंटर पार्टी। अब अगर ये एज अ QCCP अपॉइंट हो जाते हैं,
तो इंडिया के डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड कर पाएंगे। तो जितने भी जो इंडिया के जो डेरिवेटिव मार्केट है जो कि यूके से लिंक्ड है, जैसे मान लीजिए यूके में कुछ लोग रहते हैं, वो लोग डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, मतलब इंडिया में अगर कुछ लोग रहते हैं वो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं पाउंड्स में, तो इस सब चीज़ के केसेस में वो थोड़ा सा एक अच्छा खासा शेयर ले पाएगा अगर LCH मतलब जो यूके बेस्ड फर्म है, मतलब यूके बेस्ड क्लियरिंग हाउस है, वो अगर इंडिया के डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट करता है तो अगर आपको पता होगा कि CCIL को यूके ने डिरेकग्नाइज किया था, अब वापस से उसे रिकग्नाइज कर लिया गया। तो आप अगर मान लीजिए, अब देखिए CCI वाला केस ना कई लोगों ने समझा नहीं था कि भाई केस कितना गंभीर है। अगर मान लीजिए यही केस में अभी LCH जो है वो लिस्ट कर रहा है इंडिया में एज अ क्लियरिंग हाउस एजेंट, अगर RBI कहता है मान लो कि भाई LCH जो है कंप्लाइंट नहीं है, हमें उसका बुक्स को ऑडिट करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए LCH किससे कंप्लाइंट है, LCH का बुक्स कौन ऑडिट करेगा, वो तो लंदन की सेंट्रल बैंक करेगी। अब भाई अगर मान लो इंडिया कह दे कि भाई ये कंप्लाइंट नहीं है, हमें तो इनका बुक को ऑडिट करना है, हमें नहीं भरोसा है तुम पे, तो ये कितना बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो यही चीज़ के कारण इंडिया ने भी अपोज किया था जब इन्होंने CCIL को रिकग्नाइज करने से मना कर दिया था। तो अब ये खुद पलट के हमारे पास आ रहे हैं कि हमारा ट्रेडिंग हाउस को भी रिकग्नाइज कर लो। टाइम की बात है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, इन्वेस्टर्स गो लॉन्ग, डिलीवरी परसेंटेज राइजेस। देखिए मुझे दोस्तों ये कोई स्टैट को समझाना नहीं था, बट मुझे एक कॉन्सेप्ट समझाना था आपको। क्या हो रहा है अभी मार्केट में, जो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं, सिवाय उस कॉन्ट्रैक्ट से जिसमें सिर्फ स्पेक्यूलेशन हो। सपोज मान लीजिए दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मार्केट में, एक होता है एक्चुअल डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है कि भाई आप डिलीवरी नहीं लेते हो, आप सिर्फ अपना प्रॉफिट निकाल लेते हो। सपोज मान लो मैंने TCS का शेयर बाय कर लिया, मैंने TCS का 1000 का शेयर बाय कर लिया एंड 10 दिन के बाद मान लो मुझे हर एक शेयर पे 20 रुपये का फ़ायदा हुआ, मुझे 20,000 रुपये का फ़ायदा हो गया 10 दिन में। मैं क्या करूँगा, ना उस शेयर्स को मैं खरीदाता, ना उस शेयर्स को मैं बेचूंगा। आज मैं क्या करता हूँ कि वो 20,000 का प्रॉफिट एज इट इज़ बस निकाल लेता हूँ मार्केट से। अब क्या हो रहा है, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहा है, यानी कि मैं सचमुच जाके TCS का शेयर खरीद रहा हूँ एंड मैं सचमुच उस TCS शेयर को बेच रहा हूँ। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे ये चीज़ पता चल रहा है कि मार्केट में स्पेकुलेशन कम हो रहा है, मार्केट में रियल इन्वेस्टर्स ज़्यादा घुस रहे हैं। इन्वेस्टर्स को अब आजकल स्टॉक्स को बाय करने में मज़ा आ रहा है, सिवाय उसके कि सिर्फ स्पेकुलेट कर दी कि स्टॉक कैसे बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली इससे एक अच्छा चीज़ भी ये होगा कि स्पेकुलेशन मार्केट में कम होगा, फंडामेंटल से सिर्फ स्टॉक का मूवमेंट ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली ये ऐसा नहीं कि अब फंडामेंटल से ही सिर्फ मूवमेंट होगा, मैं कह रहा हूँ ऐसा ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रहा है जिसमें मार्केट फंडामेंटल्स को थोड़ा फोकस कर रहा है, सिवाय इसके कि सिर्फ स्पेकुलेशन पर फोकस करें या टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करें। अब तक अगर आप वीडियो दोस्तों देख रहे हैं तो वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताएं दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है। मैं देख रहा हूँ व्यूज़ बढ़ते हैं वीडियोस में, पर थोड़ा इवेंचुअली बढ़ रहे हैं दोस्तों। सब्सक्राइबर्स थोड़े हॉल्ट पे चले गए, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जितने भी नोन है सबको बताइए चैनल के बारे में, सो दैट सबको ही इकोनॉमिक टाइम्स का फ़ायदा हो। दोस्तों इकोनॉमिक टाइम्स में, जैसे कि मैंने कई बार पहले हाईलाइट किया है कि सारे सेक्शन ऑफ पीपल के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम्स कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या तो अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिक टाइम्स हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इकोनॉमिक टाइम्स को कवर करना चालू किया। और मैं आपको ये चीज़ अश्योर कर सकता हूँ विथ ऑल मॉडेस्टी कि इकोनॉमिक टाइम्स ऐसा कवर नहीं होता होगा कहीं पे भी, क्योंकि मैंने भी देखा है कुछ चैनल्स तो वो क्या करते बस 10 मिनट 15 मिनट में डिस्कस कर देते इकोनॉमिक टाइम्स, जो उन्हें समझ में आया और जो उन्हें ठीक लगा न्यूज़ के बारे में। मतलब न्यूज़ को मैं बोलता हूँ, मैं अगर 20 से 25 न्यूज़ कवर कर रहा हूँ तो पहली बात तो आपका ऑलमोस्ट इकोनॉमिक टाइम्स कवर कर दे रहा हूँ। एक दो न्यूज़ अगर मिस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो बहुत रेकरिंग में आ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको देखा होगा, आपने मैं गो फर्स्ट का सबसे टॉप हेडलाइन छोड़ दिया, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के छोड़ा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं भूल से छोड़ दिया, मैं उससे जानबूझ के छोड़ा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक छोटा सा डेवलपमेंट है जिसे हम कई बार पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कोई मेजर डेवलपमेंट आएगा, वो अभी डेवलपमेंट क्या है, लेंडर्स ने एग्री कर लिया है कि गो फर्स्ट को लेंड कर देंगे, बट अब वो मेजर डेवलपमेंट आएगा तो मैं इसे ज़रूर कवर करूँ। सो ऑल इन ऑल मैं ये आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, न्यूज़ आपके सारे कवर होंगे मेरे चैनल में। आप ऐसा मत सोचना कि सर ने क्वांटिटी कम कर दिया तो उसे क्वालिटी भी कम हो गया, नहीं, क्वालिटी मैं बढ़ाऊंगा हमेशा। क्वांटिटी न्यूज़ का हो सकता है दूसरे चैनल अगर 30 डिस्कस करते होंगे तो मैं 20 to 25 डिस्कस करूंगा, बट मैं आपको इतना श्योर कर सकता हूं कि ये 20 to 25 न्यूज़ आपके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ होंगे, और बाकी के जो छोटे हुए न्यूज़ है वो मैं इधर उधर करके आपको बाकी डेज में कवर कर दूंगा। ऐसा नहीं न्यूज़ आज ये आया तो वो फिर न्यूज़ कभी दोबारा आता नहीं है, फॉलोअप न्यूज़ हमेशा आते, जब तक कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं होता उस न्यूज़ को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए आप ये चैनल के बारे में, और अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपका भी क्या प्रोफाइल है। मैं भी बहुत एक्साइटेड रहता हूँ ये सब चीज़ जानने के लिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका क्या डे टू डे प्रोफेशन रहता है।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। NHAI लुक्स टू पार डेट वाया एसेट मोनेटाइजेशन, हायर टोल इनकम। दोस्तों एक्चुअली ये न्यूज़ क्या है कि NHAI जो है वो अब धीरे धीरे अपना डेट को कम कर रहा है। NHAI का डेट कितना है, लगभग 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। NHAI को अभी बजट भी बहुत अच्छा खासा एलोकेट हुआ था, दैट इज़ अराउंड 1.6 लाख करोड़ इस यूनियन बजट में। गवर्नमेंट ये चीज़ चाह रही है कि NHAI का थोड़ा डेट को कम करेंगे और हम NHAI को सेल्फ सस्टेनेबल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम NHAI का जो एसेट को है ना उसे मोनेटाइज करना चालू करेंगे। आपको पता है गवर्नमेंट का एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के बारे में कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो जितने प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि मान लीजिए आप रोड मान लीजिए, रेल मान लीजिए, वो सबको थोड़ा मोनेटाइज करने के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटिटीज़ को लीज पे दे देती है। अब प्राइवेट एंटिटीज़ को जब लीज में दे रही है तो ऑब्वियसली उसका मोनेटाइजेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। तो ये कैसे कर रहे हैं, ये टोल ऑपरेट ट्रांसफर, जैसे रोड का ट्रांसफर कैसे होता है, टोल ऑपरेट ट्रांसफर, टॉट जिसे बोलते हैं। तो उस पर क्या होता है, प्राइवेट एंटिटीज़ को लीज पे दे देती है, प्राइवेट एंटिटीज उसको उससे टोल ऑपरेट करती है, मतलब टोल कलेक्ट करती है, उसे ऑपरेट करती है, एंड देन फिर लास्ट में जब लीज खत्म हो जाता है तो वापस गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देती है। तो अब ऐसे क्या हो रहा है कि भाई टोल इनकम क्योंकि बढ़ते जा रहा है तो प्राइवेट कंपनीज भी थोड़ा सा अब इन्वेस्ट करना चालू कर रही है सब चीज़ में। फिर उसके बाद ये तो हो गया एक प्रोग्राम इनविट के थ्रू भी, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उसके थ्रू भी इन्वेस्टमेंट आ रही है अभी मार्केट में, इनविट ट्रस्ट के थ्रू। फिर मैंने आपको EPC के बारे में बताया था कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन के वाया भी आजकल गवर्नमेंट जा रही है, सो दैट इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन के वाया अगर जाती है तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है सारा क्लियरेंसेस लेना, अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उस चीज़ को रिजॉल्व करना। तो ये सब चीज़ के थ्रू भी जा रही है गवर्नमेंट। तो अब इस चीज़ में प्राइवेट एंटिटीज़ का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, तो इनकम भी, इनफैक्ट और इनकम भी बढ़ा, तो ये सब चीज़ ओवरऑल ये सब चीज़ के कारण जो है NHAI का डेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि कम हो जाएगा। फिर उसके बाद इंडिया बैक्स एक्सीडिंग WTO फार्म्स SOPs लिमिट। देखिए एक्चुअली ये न्यूज़ क्या है कि कई सारे कंट्रीज़ जो है ना, छोटे मोटे कंट्रीज़, वो अपील कर रहे हैं WTO को कि आपका जो ये क्लॉज है ना डे मिनिमस, उसे थोड़ा आप हटाए। क्या हो रहा है, डे मिनिमस का मतलब आपका प्रोडक्शन का पर्टिकुलर परसेंटेज ही आप गवर्नमेंट को फार्मर्स को सब्सिडी में दे सकते हो। जैसे मान लीजिए अगर इंडिया का प्रोडक्शन है कुछ लगभग 100 किलो का मान लो प्रोडक्शन है, एक बहुत ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अभी इंडिया का जो लिमिट है वो है 10%। मतलब इसका मतलब क्या होता है, इंडिया का अगर लिमिट 10% है तो गवर्नमेंट 10% से ज़्यादा, मतलब 10 रुपीज़ से ज़्यादा का सब्सिडी नहीं दे सकते अगर 100 रुपीज़ का टोटल प्रोडक्शन हो रहा है तो इसी चीज़ के लिए छोटे मोटे कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं कि भाई WTO में अपील कर रहे हैं कि भाई आपको ये क्लॉज हटाइए, हमको सब्सिडी देना पड़ेगा। अगर हम सब्सिडी नहीं देंगे तो क्या हो रहा है उससे, अगर हम प्रोक्योरमेंट नहीं कर रहे हैं तो इससे हो क्या रहा है, जो होर्डिंग वगैरह है वो सब चीज़ इससे बढ़ रहा है, ठीक है। तो और हमें फूड सिक्योरिटी इंश्योर करना है हमारे कंट्री में, तो इसलिए हम सब्सिडी देंगे तो फार्मर्स ये सब चीज़ का और प्रोडक्शन करेंगे तो फिर हमारे ये सब चीज़ का थोड़ा सप्लाई बना रहेगा मार्केट में। तो इस चीज़ के लिए और फिर इंडिया ने इस चीज़ को सपोर्ट किया, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ ने इस रेजोल्यूशन को पास करवाने की कोशिश की। नेक्स्ट दोस्तों, गवर्नमेंट पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड डिविडेंड शेयर्स बाय फरवरी। देखिए ये न्यूज़ क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ बोला गया है कि बहुत सारे ना अनक्लेम्ड डिविडेंड्स है। अनक्लेम्ड डिविडेंड्स ये सब चीज़ क्या होता है दोस्तों, अगर किसी भी शेयर्स, डिविडेंड्स एंड मैच्योर्ड डिबेंचर्स का अमाउंट अनक्लेम्ड रहता है फॉर 7 ईयर्स तो उसे फंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। तो उस फंड में जो ये ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अब उस फंड से फिर आपको निकलवाने के लिए कई सारे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं दोस्तों, मतलब कई डजन ऑफ फॉर्म्स भरने पड़ते हैं, फिर उसको अप्रूवल आता है, कई सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट एक पोर्टल लॉन्च करेगा जिससे जो है आप डायरेक्टली उस चीज़ को क्लेम कर सकते हो, इन्वेस्टर्स, आपका अगर कोई अनक्लेम अमाउंट है तो। अनक्लेम अमाउंट अभी कितना है, वो अभी लगभग है 5262 करोड़, पिछले साल से 9% बढ़ गया है। एक छोटे से न्यूज़ है दोस्तों, इंडियन स्टार्टअप्स नाउ स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। एक्चुअली इंडियन स्टार्टअप्स के बारे में काफ़ी अभी ख़राब सिचुएशन चल रहा है। एक तो उनका फंडिंग बहुत कम हो गया, ग्लोबली स्टार्टअप्स के फंडिंग कम हो रहे हैं, तो इंडिया के भी फंडिंग कम ही हो रहा है। दूसरा चीज़ ये कि ये लोग जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली बस फर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, इनका एक पर्टिकुलर टारगेट बेस नहीं बन पा रहा है। आज देखिए ना, बायजूस जैसा अगर इतना बड़ा अगर प्लेटफॉर्म स्टडी का वो फेल हो रहा है, उनको एक पर्टिकुलर सेगमेंट ही समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन से पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फोकस करें। स्टूडेंट्स से बोलने से नहीं होता ना दोस्तों, स्टूडेंट्स में भी आपको एक पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ लेके आना पड़ेगा। कोई कंपनी अगर हर स्टूडेंट को टारगेट करती है ना दोस्तों, आप एक भी ब्रांड ऐसा बता दीजिए मुझे कि भाई ये एक पर्टिकुलर ब्रांड वो हर एजुकेशन पे एक्सपर्ट है।
हो सकता हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अनअकैडमी है। अनअकैडमी यूपीएससी वगैरह के लिए काफ़ी फेमस है, बट अलग अलग जो उन्होंने वो लेके आ गया, आप कोई सीए का भी दे रहे हैं साथ साथ में, तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ उतना प्रॉस्पर नहीं कर रहा, उतना उनसे रेवेन्यू नहीं आता। बस उन लोग वन स्टॉप सोल्यूशन देने के चक्कर में वो सब चीज़ कर रहे हैं, बट उससे उनका कोई मार्केट तो खास केटर नहीं हो रहा, कॉस्ट और लगते जा रहा है, तो इसीलिए वो अनवायबल हो जा रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर मार्केट को वो लोग फोकस नहीं कर पा रहे, ऐसा इस आर्टिकल में मेन चीज़ बोला गया है। उसके बाद दोस्तों, मेरे और आपके जैसे लोग काफ़ी इफेक्ट होंगे इस न्यूज़ से, इसलिए मैंने ये न्यूज़ को कवर किया है। टोमेटो प्राइसेस डबल ड्यू टू हीट डिलेड रेनफॉल। पहले भी हमारे इस चीज़ में चर्चा हो चुका है कि भाई डिलेड रेनफॉल और इतनी गर्मी बढ़ते हुए आरबीआई को भी इस चीज़ का कंसर्न है कि कहीं चीज़ों के दाम बढ़ नहीं जाए, एज इन क्रॉप के दाम बढ़ नहीं जाए, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो अभी ये चीज़ का इफेक्ट भी दिखने लग गया है। टोमेटो के दाम लगभग 880 से 120 रुपये तक पहुँच गए कोई सिटीज़ में। तो ये चीज़ एक महंगाई बढ़ा सकता है, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आरबीआई को वापस से ऑल इन ऑल कम करने का मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फोर्स मिलेगा, क्योंकि भाई इन्फ्लेशन को कम करना है हमें। अगर आपको बता दूं तो सीपीआई इन्फ्लेशन जिससे आरबीआई ट्रैक करती है, जिससे आरबीआई को रखना है 2 to 6%, अभी लगभग 4% के आसपास आ चुका है वो, तो आरबीआई इस चीज़ को ट्रैक कर दिया, और इस चीज़ में फूड का परसेंटेज लगभग 50%, मतलब 48% के आसपास है। तो अब आरबीआई अगर मान लो फूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ फूड के प्राइसेस के बढ़ने के बाद भी। तो इसी चीज़ के लिए एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ ये है कि डिलेड रेनफॉल इसलिए भी हो रहा है कि डिलेड रेनफॉल के कारण भी हो रहा है, और एक चीज़ ये फैक्टर है कि क्या हुआ, अभी मई में ना टोमेटो के प्राइस बहुत क्रश डाउन हो गए थे, तो फार्मर्स जो कि टोमेटो प्रोड्यूस कर रहे थे वो लोग प्रोडक्शन ही बंद कर दिए। लोग बोले कि भाई हम लोग प्रोड्यूस करके क्या फ़ायदा, कुछ बचना जाना तो है नहीं, हम अपने क्यों फर्टिलाइजर बेकार का वेस्ट करें, क्यों अपने लेबर वेस्ट करें, हम प्रोडक्शन ही बंद कर दिए। इससे क्या ही कई खेत जो टोमेटोज प्रोड्यूस करते थे, या उन्होंने किया नहीं, या तो कर भी रहे थे तो उनका सड़ गया, पेस्ट वगैरह लग के। अब क्या हुआ, अचानक से डिमांड बढ़ा और सप्लाई इतना कम है, तो प्राइसेस एकदम से डबल हो गए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, आईटी इंडस्ट्री नीड्स गार्ड रेल्स टू वीड आउट ग्राफ्ट स्टाफिंग एक्सपर्ट्स। एक्चुअली दोस्तों क्या हुआ, टीसीएस जैसे इतने बड़े कंपनी में एक स्कैम अनकवर हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि जो मैं ये नहीं बोलूँ की मैनेजरल पर्सनल, बट जो एग्जीक्यूटिव जो कि रिक्रूटमेंट में जो बैठे रहते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स जो कि एक पर्टिकुलर एचआर ग्रुप से आ रहे हैं, उन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि भाई उनका क्या है, एक सेटिंग रहता है कि भाई हाँ आप मेरे को कैंडिडेट भेजो, हम उनको ज़बरदस्ती रिक्रूट करा देंगे। तो कैंडिडेट्स उन एचआर के पास फिर ज़्यादा जाएंगे कि भाई वो एचआर एजेंसी के थ्रू जाओ, वो लोग पक्का टीसीएस में करा देते हैं। और टीसीएस वाले को जो एग्जीक्यूटिव कर रहा है उसे क्या फ़ायदा हो रहा है, उसको अंडर द टेबल अपना पैसा मिल जा रहा है। एचआर कंपनी अपने सबके लिए विन विन सिचुएशन है, सिवाय उनके जो कि लॉयल कैंडिडेट्स रहते हैं, जो कि मेहनत करके टीसीएस में घुसना चाहते हैं। तो अभी स्कैम अनकवर हो रहा है। हालांकि टीसीएस ने बोला है कि कोई हमें फाइनेंशियल लॉस तो नहीं है इस चीज़ का, बट हम इस चीज़ को ऑब्वियसली रोकेंगे, क्योंकि क्या है कि फिर सही मायने पे कैंडिडेट्स रिक्रूट नहीं होंगे। तो ऐसा है कि भाई इन सारे जो बिग आईटी कंपनीज हैं, इनकी ह्यूमन रिसोर्स की काफ़ी ज़रूरत रहती है, इनको एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा, ऐसा इस आर्टिकल में कहा है कि ताकि ये एक नेक्सस जो है वो टूटे एचआर एजेंसीज का और ये जो एग्जीक्यूटिव जो रिक्रूट करते हैं। नेक्स्ट इज दोस्तों, यूरोप्स मार्केट फ्लैश वार्निंग्स एज ग्रोथ वॉज स्टार्ट टू डोमिनेट। देखिए क्या है कि इसका न्यूज़ का कहने का मतलब है कि भाई यूरोप में जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है, और लोगों को अब पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। लोग अब ये चीज़ बोले कि भैया अब रिसेशन आ चुका है, अब हम नहीं बच रहे हैं, ठीक है। तो इससे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है इन्वर्टेड यील्ड कर्व का। मेरा मेन रीज़न यही था इस न्यूज़ को समझाने का, इन्वर्टेड यील्ड कर्व। आइए मैं आपको ग्राफ के थ्रू इन्वर्टेड यील्ड कर्व समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये दो ग्राफ है, एक है नॉर्मल यील्ड कर्व, एक है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। देखिए जनरली क्या होता है, आपका यील्ड मतलब कितना पैसा आपको ये बॉन्ड दे के जाएगा अगर आप इसे मैच्योरिटी तक रखते हो तो, ठीक है। तो अब अगर आप लेफ्ट साइड वाले ग्राफ में देखें नॉर्मल यील्ड कर्व में, तो जितना ज़्यादा आप लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपका यील्ड बढ़ते जा रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों ऑब्वियस सा बात है कि आप अगर लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड कर रहे हो तो आपका लॉन्गर रिस्क भी तो है उस बॉन्ड में। कहीं वो बॉन्ड अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए, या कहीं वो बॉन्ड अगर कुछ उस हिसाब से पे ना करे जिस हिसाब से उन्होंने प्रॉमिस किया है, तो वो ऑब्वियसली लॉन्गर दी टेन्योर लॉन्गर द रिस्क। बट ऐसा तो अगर सब चीज़ सब टाइम ट्रू होता तो फिर इन्वर्टेड यील्ड का स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। अब इन्वर्टेड यील्ड कर्व का मतलब क्या होता है, पहली बात तो आप ये चीज़ समझिए मतलब होता क्या है। इसका मतलब ये कि अगर आप शॉर्टर ड्यूरेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका यील्ड यानी कि आपका वो बॉन्ड से जो रिटर्न है वो बढ़ जा रहा है कंपेयर टू आपका लॉन्गर ड्यूरेशन।
तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? ऐसा तब होता है जब इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म मार्केट में कम भरोसा हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा भरोसा हो। तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में उनका ये कहना है कि भाई कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। अब कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता तो डिमांड एकदम ही गिर जाता है उस चीज़ का। अब डिमांड गिर जाता है तो प्राइस भी गिर जाता है। अब प्राइस अगर गिर गया, मान लो अगर आप कोई बॉन्ड को अगर आप 60 रुपीज़ में आज खरीद रहे हो एंड शॉर्ट टर्म आप उसको 100 रुपीज़ में बेच सकते हो, तो ऑब्वियसली आपका यील्ड भी तो बढ़ जाता है। बट अब ये क्या हो रहा है, ये लॉन्गर यील्ड के कर्व के जो है वो इन्वर्ट हो गए। मतलब आपका लॉन्गर यील्ड का डिमांड बढ़ गया है, उसके प्राइसेस बढ़ गए एंड आपको अभी उसमें यील्ड कम मिल रहा है। ये इसलिए भी होता है दोस्तों कि अगर मान लीजिए लॉन्गर यील्ड की तरफ लोग अगर शिफ्ट करें तो उनका ये भरोसा है कि भाई इन लॉन्ग टर्म इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, अभी मार्केट की स्थिति खराब होने वाली है। तो अभी यही चीज़ जर्मनी में चल रहा है, यही चीज़ ईयू में चल रहा है, ये चीज़ इंडिया में भी ये चीज़ ट्रिगर हो सकता है। तो ये रिसेशन का बहुत बड़ा अलार्म माना जाता है इस मॉडर्न एरा में। नेक्स्ट दोस्तों, बैंक्स में गिव अप राइट्स टू रिवाइव हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। देखिए क्या है कि बैंक्स वगैरह ना अब क्या कर रहे हैं कि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, मान लीजिए एक बैंक ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए 100 करोड़ रुपए का लोन दिया। अब उस 100 करोड़ में लोन हाउसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट तो नहीं हो पाया, तो हाउसिंग वाले लोग क्या करते हैं और लोन के लिए मांगते हैं। तो बैंक कहते हैं नहीं भैया, हमने 100 करोड़ का बोला था, हमने 100 करोड़ दे दिया, अब मेरे को मेरा पैसा लौटाओ। नेक्स्ट फंडिंग के लिए रोक जाते हैं। नेक्स्ट फंडिंग में अब आता है उनका कौन, उनका सेवियर। कोई भी मान लो कोई दूसरा बैंक आता है, स्टेप इन करता है, अच्छा ठीक है आपको 80 करोड़ लॉस चाहिए ना, हम आपको दे रहे 80 करोड़। लेकिन वो बैंक गारंटी बोलती है कि भाई अगर आपका ये हाउसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, जो कि हो गई, तो फर्स्ट जो प्रायोरिटी वो हमें मिलना चाहिए। तो पहले बैंक्स वगैरह क्या करती थी, बहुत रिलक्टेंट थी अपने राइट को शेयर करने में। मतलब अगर मान लो जो बैंक ए जो था वो फर्स्ट जो लोन दिया था, उनको ये लगता था भाई हम पहले लेंगे ना पैसा हम लोग ने पहले दिया था। सेकंड बैंक आके बोलता है नहीं, आपने पहले ही पैसा दिया था, बट प्रोजेक्ट कंप्लीट मेरे वजह से हो रहा है। तो पहला राइट, अगर कोई जैसे मान लो मकान जब से बिकना चालू होता है तब से मैं पहले पैसा लूँगा, उसके बाद जो बचा होगा आप लोगे। तो ये ऐसे शेयर करने में प्रॉब्लम होता था। अब जो बैंक्स वगैरह वो अग्री कर रही है कि ठीक है चलो कम से कम हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स जो है वो ख़त्म तो होंगे, मतलब कम से कम वो रियलाइज तो होना चालू करेगा। इसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट का भी एक रूलिंग है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला कि ये जो आप लोग के जो ये प्रॉब्लम्स के कारण जो राइट के लिए आप शेयर नहीं कर रहे हो, आप रिलेक्टेंट हो रहे हो, आप सरेंडर नहीं कर रहे हो अपना राइट, इससे क्या हो रहा है, कई सारे जो इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जो होम ओनर्स है ना वो सबसे ज़्यादा भुगत रहे हैं। उनको अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट टाइम में मिलता नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी वो बीच के रह जाते हैं बेचारे। तो इसी चीज़ के लिए अब ये चीज़ है कि बैंक सरेंडर करना चालू कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों, वेयर हाउसिंग सेक्टर बूम ड्राइविंग इन्वेस्टर इंटरेस्ट। वेयर हाउसिंग सेक्टर दोस्तों क्या होता है आपको भी पता है कि जो वेयर हाउसेज वगैरह रहते हैं वो सब का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी बढ़ते जा रहा है। इनफैक्ट अगर आपको चीज़ जान के शॉकिंग मिलेगा शायद कि वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री सेकेंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट केटर कर रहा है इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आफ्टर कमर्शियल बिल्डिंग। जैसे रियल एस्टेट का अगर प्रोजेक्ट का मैं इन्वेस्टमेंट मानूं तो फर्स्ट आता है उसमें कौन सा, कमर्शियल बिल्डिंग, दैट इज अराउंड 2.5 बिलियन। फिर उसके बाद आता है वेयर हाउसिंग का इन्वेस्टमेंट, दैट इज अराउंड 1.9 बिलियन। फिर आता है रेजिडेंशियल, दैट इज अराउंड 654 मिलियन। मतलब ऑलमोस्ट ट्रिपल केटर कर रहा है कौन सा, वेयर हाउसिंग कंपेयर टू रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। तो काफ़ी अच्छा अभी वेयर हाउसिंग का ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते जा रहा है, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट गवर्नमेंट को कम करना है, तो गवर्नमेंट काफ़ी उस चीज़ को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो इस चीज़ के कारण वेयर हाउसेज में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है अभी। ठीक है, तो कंपनीज़ वगैरह वो सब काफ़ी कंपनीज़ को बाय कर रही है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी वो सब कंपनीज़ में आ रहे हैं जो कि वेयर हाउसिंग ये सब चीज़ में इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक कार कंपनीज रोल आउट कंज्यूमर स्कीम्स टू कीप सेल्स इन फास्ट लेन। देखिए इलेक्ट्रिक कार कंपनीज की थोड़ी सी सेल जो है वो कम हो गई पिछले साल के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रिक कार्स क्या कर रहे हैं, अब अलग अलग ऑफर्स लेके आ रहे हैं कि भाई हमारा सेल थोड़ा बूस्ट हो। इस चीज़ का कंपनीज बोल रही कि नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है, बायर्स को अभी भी इंटरेस्ट है। ये तो हम अपने तरफ से, क्योंकि हमारा स्टॉक पाइलअप हो गया है, तो हम अपने तरफ से एक स्टॉक को निकालने के लिए वो मतलब स्कीम्स वगैरह दे रहे। तो बात तो एक ही हो गया, आप स्टॉक आपका क्यों पाइलअप कर रहा है, क्योंकि डिमांड कम होगी। बट कंपनी जो है जनरली एक्सेप्ट नहीं करती, नहीं तो उनके शेयर प्राइसेस ये सब चीज़ में काफ़ी इफेक्ट होगा, कंपनी के इवेंचुअली परफॉर्मेंस में काफ़ी इफेक्ट होगा इस चीज़। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पे लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई सजेशन है आपकी तरफ से तो वो भी ज़रूर शेयर करें। कमेंट को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि चैनल ये सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, हैव अ नाइस इवनिंग।